Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So, this is the second episode where we are solving some important questions which can really help you do better in your SNAP exam. So, let's get started. My name is Juhi Narula. In case आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच राइट, क्योंकि आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको क्लैरिटी रहती है कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग की. यू आर मोर इक्विप, you are more empowered, right? So I'll just step aside, you can see the question. Meanwhile, if you feel that you need more time, you can simply pause the video. ध्यान ये रखिएगा कि जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करें तो स्नैप स्पीड बेस्ड एग्जाम है, क्विकली ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, but of course that doesn't mean that you miss the understanding of the question and mark the answers without paying proper attention to the desired goal or the question task, right? तो बैलेंस स्ट्राइक करके रखिए, स्ट्रैटेजिक अप्रोच भी होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखकर क्लियर भी रहिए, राइट? दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. So fill in the blank का question है, she refused to dash to the pressure created by her colleagues. So now the sentence says that she did not give up easily, right? So pressure create किया था colleagues ने and she refused to. So adhere होता है to stick to, तो adhere तो आंसर नहीं हो सकता. comply is also not fitting in. scumb हम रख सकते हैं, scumb to pressure. तो scumb to pressure क्या होता है? yield given, right? So when you say this, come to pressure, so yield or given. So this idiomatically fits in rightly, right? ये नोट कर लीजिएगा. C is the answer. relinquish होता है, जैसे बुद्धा ने पावर relinquish कर दी थी, त्याग दिया था जिसको बोलते हैं. So even that is not. revoking the orders means taking back the order, so that also will contextually not fit in. We will pick C as the right answer, right? क्या strategy? See what is the goal of the blank, right? What are we talking about? So that is important. See what are we talking about? See what is the additional information. See if there is any transition word. If possible, try predicting the answer. And the last step would be do aggressive process of elimination. So follow the strategic approach and you'll be in a very comfortable situation to solve the questions, right? Chaliye, so this was question number 1. Let's move to the next question. You have to find the synonym. Vocabulary based questions आते हैं हमें एग्जाम में, स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. तो ध्यान रखिएगा, जब स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो हमें क्विकली ही सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को. तो चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फर्टिव. अब क्या है कि देखिए यहाँ पर वोकैबुलरी का गेम बहुत स्ट्रांग हो जाता है. आपको मीनिंग पता है तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं पता तो फिर बेसिकली आप जूझते रहेंगे क्वेश्चन से और कुछ हाथ भी नहीं लगेगा, राइट? सो फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेटिव. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वी विल गो फॉर बी. ओपन ऑपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा. सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है. कई बार इसमें भी हम गड़बड़ कर जाते हैं. सो अंडरस्टैंड, इज इट अ सिनोनिम क्वेश्चन और एन एंटोनिम क्वेश्चन? सो फर्टिव इज सीक्रेटिव, राइट? सो हॉस्टाइल होता है एनिमिटी का भाव करना, दुश्मनी का भाव करना, राइट? सो एनिमी से वर्ड बना है एनिमिटी. जेनरस काइंड, लार्ज हार्टेड होता है, लाउड आप समझते ही हैं. ओपन इसका एंटोनिम हो जाएगा. सो वी विल गो फॉर बी एज द राइट आंसर. Let's try solving the third question. Emulate. सो एम्यूलरेट का आपको एंटोनिम बताना है, राइट? तो इसका ध्यान रखिएगा कि एंटोनिम पूछा है कि सिनोनिम पूछा है. एम्यूलरेट होता है इम्प्रूव करना, टू इम्प्रोवाइज. एम्यूलरेट का मतलब क्या होता है? इम्प्रोवाइज करना, बेहतर करना, ठीक है? इसका ऑपोजिट होता है एक्सरबेट, यानी कि स्थिति को और खराब करना. एक्सरबेट कर दिया इशू को, आग में घी डाल दिया, मुद्दा और खराब कर दिया.
सो डिमिनिश तो रिड्यूस करना होगा, वर्सन फिट इन करता है, चैलेंज, जनरेट और मोटिवेट नहीं अलाइन करेगा, सो बी विल बी द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है सिनोनिम का क्वेश्चन है तो आपको मीनिंग भी दे देते हैं, आपको एंटोनिम भी दे देते हैं, सो दैट्स हाउ दे प्ले द गेम। सो क्योंकि आप फ्लो में होते हैं, आप रश में होते हैं, छोटी गड़बड़ें जानबूझ के तो नहीं होती बट अनजाने में, स्ट्रेस में, प्रेशर में हो जाती हैं, तो ऐसी गलतियां हमें अवॉइड करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा सेंटेंस को हमने पार्ट में ब्रेक कर दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट में एरर है। सो नाइदर ऑफ द टू प्रपोजल्स आर इज रॉन्ग, इज आना चाहिए, सो व्हाट इज द एरर, सी में एरर है, राइट। सो ध्यान रखिएगा, नाइदर इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर इन नेचर, तो फिर जो वर्ब जाएगा वो भी सिंगुलर जाएगा। कई बार मैं आपको लिस्ट दे चुकी हूँ, मतलब जब भी मैं ओ मैथ्स की वीडियो करती हूँ मैं हमेशा आपको ग्रामर टॉपिक्स की लिस्ट देती हूँ, राइट। क्योंकि देखिए ग्रामर ऐसा है ना, स्कोरिंग है, अगर आपको पता चल गया कि भाई क्या है कॉन्सेप्ट, तो क्विक कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रश अप करना है एंड यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, ये ऐसे क्वेश्चंस जो क्विक से क्वेश्चंस होंगे ना, जो समय नहीं लेंगे, आपका रूल अगर आपको आता है तो आप तुरंत इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक्टिव पैसिव हो गया, तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से इन सब टॉपिक्स को पढ़ लें ताकि एग्जाम में कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स, I keep on reiterating, keep on writing these topics so that you do not miss them at all. So in case you have not revised them, please make sure you revise them, right? सोर्स कहाँ से रहेगा, सोर्स आप मल्टीपल बुक्स हैं, देखिए एक एसपी बख्शी बहुत अच्छी बुक है, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसटी इमाम है, ये भी एक अच्छी किताब है, फंडामेंटल्स के लिए सही है। रेन एंड मार्टिन तो मैं हर बार रेकमेंड करती हूँ, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर, तो जो टॉपिक्स बताएं उन्हीं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दैट शुड बी गुड, ठीक है। सो दीज आर सम ग्रामर बुक्स दैट यू कैन कंसिडर टू रिवाइज द फंडामेंटल्स। चलिए लेट्स ट्राई द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन हियर। सो हिज कमेंट्स वर सो डैश दैट एवरीवन फेल्ट इंसल्टेड, तो कमेंट्स कैसे थे, अब रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कह रही है कि सबको इंसल्टेड लग रहा था, मतलब नीचा दिखाने वाले थे, राइट। सो डेरोगेटरी विल बी द राइट आंसर। डेरोगेटरी क्या होता है, इंसल्टिंग रिमार्क्स, डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग रिमार्क्स। तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, वर्ड को प्रिडिक्ट करा एंड यू आर गुड टू गो, राइट। अब्रप्ट रैंडम होता है, राइट। टेंटेटिव बोलते हैं ना, टेंटेटिव डेट क्या है जिसके बारे में आप सर्टन नहीं है, पॉसिबिलिटी होना टेंटेटिव बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, गॉट इट। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपने पढ़ा होगा, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वी विल गो फॉर बी एज द राइट चॉइस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, फिर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं, तो ऑल दीज आर क्विक क्वेश्चंस व्हिच विल नॉट कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम, ऑल यू नीड टू डू इज कीप स्ट्राइविंग, राइट। चलिए, सो अ पर्सन हु नेवर टेक्स रिवेंज, तो देखिए जो राइट वर्ड होता है वो बेसिकली मैग्नानिमस होता है, बड़े दिल वाला, राइट। जो नोबल होता है फॉरगिविंग होता है, इसका मतलब क्या है, नोबल होना, फॉरगिविंग होना, दया का भाव रखना, बड़े दिल वाला होना, राइट। सो दीज विल बी द वर्ड्स। पैसिफिस्ट वो होगा जो शांति करवाएगा, राइट। सो पैसिफिस्ट है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, जो शांति करवा रहा है, मध्यस्थता करवा रहा है, सो दैट्स पैसिफिस्ट, राइट। इंट्रोवर्ट शाय होता है, स्टोइक एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्ट भी काइंड होता है, बट जो नेवर टेक्स रिवेंज वाला वर्ड है वो मैग्नानिमस जस्टिफाई करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इस तरीके के सिंपल स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो
ग्रामरली पे तो इन तरह के क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो, क्योंकि बेसिक स्पेलिंग में भी बच्चे कई बार गड़बड़ कराते हैं। पर आप क्या करा करिए, वर्ड देके स्क्रैच पेपर पे या कहीं भी अपने दिमाग में एक बार स्पेलिंग रिवाइज कर लीजिए, फिर ऑप्शंस देखिए। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज द फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फंसे ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्विकली स्कोर भी दे देते हैं, एंड दे हेल्प यू पुश थ्रू द टाइम एज वेल, सो दैट questions like parajumbles can be given more time. ट्राई करिए, जब हम पैराजम्बल्स करेंगे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि पहले तो क्रक्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, देखिए सेंटेंस क्या कहना चाहता है। इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर रहता है, जो ब्रॉड स्टेटमेंट होता है और डिस्कशन को ओपन करता है। तो जो ओपनिंग स्टेटमेंट होते हैं वो यूजुअली ब्रॉड होते हैं, जैसे जैसे डिस्कशन में आप आगे बढ़ते हैं प्रिसिशन ऐड होता जाता है। ट्रांजिशन वर्ड्स का ध्यान रखिए, येट, बट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, ऐसे शब्दों को लेकर केयरफुल रहना है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, दस, दीज, दैट, दोज, इनको ध्यान में रखेंगे। राइट, डेमोन्स्ट्रेटिव्स का ध्यान रखेंगे, ये आपको मैंडेटरी पेयर एस्टैब्लिश करने में मदद करेंगे। दिस, दैट, these, those, right? You be careful regarding these words. Try to pay attention to what are the pronouns that you can identify. Eventually ये steps आपको mandatory pair identify करने में मदद करते हैं, जिससे जो आपका overall game है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मैंने बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चैलेंजिंग बनाने के लिए, ताकि आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सको, आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। अदरवाइज एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो घबराना नहीं है कि ये मैम कैट स्टाइल में क्यों कर रही है। द आइडिया वाज टू जस्ट पुश यू स्लाइटली मोर। ठीक है, गोल यही था कि आप अच्छे से अलाइन हो जाएं क्वेश्चन से, सीख जाएं, आपको दिमाग लगाना आ जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए आपके लिए, बस यही गोल था। चलिए, ही थॉट इट वॉज टाइम टू मेक चेंज, तो हु इज ही, हमें ही पता ही नहीं है कौन है, तो ही ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। राइट, दिस कैन नॉट बी माई ओपनिंग स्टेटमेंट। रमेश हैड बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर 10 years, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अच्छा बात किसकी हो रही है, रमेश की हो रही है। अब देखिए, सबसे पहले रमेश आएगा, फिर उसके बाद उसको जो प्रोनाउंस रिप्लेस करेंगे वो पिक्चर में आएंगे। ठीक है, द मोनोटनी ऑफ हिज रूटीन हैड बिगन टू फ्रस्ट्रेट हिम। अब देखो यहाँ पे जो मोनोटनी वाला आइडिया प्रीवियस स्टेटमेंट से कनेक्ट करता है, दैट ही हैज बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर 10 years। तो इस तरह से ना आप अगर फ्लो समझेंगे, जो क्रक समझेंगे, जिस्ट समझेंगे, तो उसे मैंडेटरी पेयर समझना, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो देखिए 2-3 का फ्लो तो हम पढ़ते पढ़ते इस्टेब्लिश कर लेंगे कि अच्छा अब रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स में हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो पहले तो नाउन लाओगे, फिर तो प्रोनाउन को यूज करोगे ना। बेसिकली आपने प्रोनाउंस का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि प्रोनाउंस क्या होता है, रिप्लेसर्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को आप सर्वनाम कहते हो। राइट, तो बेसिकली प्रोनाउंस तो रिप्लेस करेंगे, तो पहले तुम नाउन लाओगे, नाउन प्रेजेंट करोगे, उसके बाद तो आप प्रोनाउन को लेकर आओगे ना। तो इस केस में यही हो रहा है कि पहले रमेश को इंट्रोड्यूस किया, तो हमें पता चल गया अच्छा टू ओपनिंग स्टेटमेंट है। फिर उसने बोला द मोनोटनी ऑफ हिज रूटीन हैड बिगन टू फ्रस्ट्रेट हिम, तो सेम कंपनी फॉर 10 years। तो देखिए 2 और 3 अच्छे से एक मैंडेटरी पेयर बनता है, तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, 2 हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई भी हो गया। राइट, तो छोटे छोटे क्लूज हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन में। नाउ सिंस अगेन इफ यू गो टू, बट ही डिडंट नो वेयर टू बिगिन व्हाट, तो हम अगर वन के बाद जाएं, ही थॉट इट वॉज टाइम टू मेक अ चेंज, तो चेंज कैसे लाना है ही डिड नॉट नो, तो बट ट्रांजिशन वन से जस्टिफाई भी हो जाएगा। यानी कि आप पहले क्या कर सकते हो, पहले आप 1 को प्लेस करो, फिर 4 को प्लेस करो। राइट, ही वॉन्टेड टू मेक अ चेंज, पर, तो पर उसको पता नहीं था कहाँ से बिगिन करना है। तो देखो ट्रांजिशंस ने हेल्प किया, प्रोनाउंस ने हेल्प किया, ब्रॉड स्टेटमेंट ने हेल्प किया। इस तरीके से आपका जो पैराजंबल है वो सॉर्ट हो गया 2, 3, 1, 4। आइडियली यू विल बी गिवन द ऑप्शंस, मैंने बस आपकी लाइफ को थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए ऑप्शंस हटा दिए थे, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर सॉल्विंग द क्वेश्चन नाइसली। चलो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको इस ईडियम का मीनिंग दिखाना है। आपने अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, तो देयर इज अ टेलीग्राम चैनल VARC बाय जूही मैम। मैं आपको ऑलरेडी ईडियम्स की लिस्ट दे चुकी हूँ, सो प्लीज इंश्योर कि आप वो लिस्ट देख लें। राइट, चलिए, सो टू बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, अवॉइड द मेन टॉपिक। तो
आलतू फालतू की इधर उधर की बात करते हो और जो मुद्दे की बात है उसको आप एस्केप करते हो, राइट? जैसे कई बार पॉलिटिशियंस आप देखते हैं, अगर कोई मुद्दा उठा तो उस कंट्रोवर्सी पे, उस इशू पे, उस समस्या का समाधान नहीं बताते और दूसरे पार्टी के लीडर्स पे चार्जेस लगाने लग जाते हैं, हिस्ट्री में चले जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, डिग्रेस कर जाते हैं इशू से. So that is beating around the bush, where you are trying to talk about irrelevant details and you are avoiding talking about the main topic, main issue, main idea, right? So A will be the right answer. तो idioms के questions आते हैं. Again, if you do not have the list, idioms और phrasal verbs की list I've already shared in the Telegram groups. Please be active. Follow the Telegram group. Right. The name of the Telegram group is VARC by Juhi ma'am. So you will get the list there and you can revise. अब देखिए इनका बेसिकली क्या है, इतने सारे ईडियम्स है तो बच्चे कहते हैं मैम कितने याद करें. आप अपने पेज पे एक नंबर सेट कर लीजिए कि मैं 10, 15, 20 जितना आपको दिन में समय आप निकाल पा रहे हैं. मिनिमम 10 रखिए, मैक्सिमम आप 20 तक जा सकते हैं. इतने मैं रोज पढ़ूंगा, रोज पढ़ूंगी, इतने ईडियम्स और इतने फ्रेजल वर्ब्स. तो उससे क्या होता है कि अगर आप रोज पढ़ते रहते हो समय नहीं लगेगा. मतलब आप सोच रहे हैं 10 पढ़ने में कितनी देर लगेगी, 5-7 मिनट लगते हैं बस, राइट? तो टोटल एक्सरसाइज आपको 10-12 मिनट, जब आप बोर हो जाए एक सब्जेक्ट से और दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर रहे हो तो बीच में ब्रेक के टाइम पे एक बार ग्लांस कर लिया करिए, राइट? वो याद रहेगा. यूजुअली जो ईडियम्स और एक्सप्रेशंस आते हैं वो डे टू डे डिस्कशन में यूज किए हुए होते हैं, ऐसे कोई बहुत नया सा नहीं दे देता. बट अगेन यू कैन नॉट बी सर्टन व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, राइट? तो हम तो जितने पढ़ सकते हैं पढ़िए, राइट? ऐसा मत सोचिए कि मैं 1000 पढ़ लूँ, 2000 पढ़ लूँ. जितना आप पढ़ सकते हैं 10 से 15 एवरी डे, इतना एवरेज रख के अगर आप पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू सेल थ्रू. ठीक है जी? सो हियर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस ए. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. ठीक है, सो आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस. चलो ट्राई करो क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए अब आप तक क्वेश्चन का फ्लेवर आप समझ गए होंगे. स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सो यू हैव टू बी क्विक व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो इसका मतलब क्या होगा? ही मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल होल ड्यूरिंग द डिस्कशन. तो बढ़ा चढ़ा के बात करना, एग्जैजरेटेड द इशू, राइट? जिसको हम हिंदी में राई का पहाड़ बनाना कहते हैं ना. तिल का ताड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया, ऐसे कुछ हिंदी में भी मुहावरे होते हैं. वही मुहावरे और लोकोक्तियों का कॉन्सेप्ट है, ईडियम्स वाला भी, राइट? सो एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करना. जैसे हिंदी में हम अतिशयोक्ति कहते हैं, राम की हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, राइट? तो ये बढ़ा चढ़ा के बात करना. हाइपरबली जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसमें एक हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे आप एग्जैजरेट करते हो मुद्दे को, राइट? यू राइट इट नाइसली. हाइपरबली, देयर इज दिस फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो. ठीक है जी? तो क्या हो जाएगा आंसर? ए. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई सॉल्विंग दिस. सो इस तरीके के क्वेश्चंस दिखते हैं. यू हैव टू सी विच आंसर चॉइस फिट्स बोथ द ब्लैंक्स, राइट? फिर वही कॉन्टेक्चुअली पढ़िए. स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक. तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, सिंगल ब्लैंक की. जब आपके पास मल्टीपल ब्लैंक्स होंगे तो यू स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, और जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया हुआ है सेंटेंस कंप्लीशन का वो फॉलो करना है. ठीक है? तो कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज मत करिए कि मैं तो फर्स्ट ब्लैंक के बाद ही सेकंड पे जाऊंगी. नहीं, जो ब्लैंक आपको इजी लग रहा है, जो पकड़ में आ रहा है, उसको पहले उठाओ और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट? ये मत माइंडसेट लेके चलो कि पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी दूसरे पे चलेंगे. कई बार एक ही ब्लैंक को सॉल्व करके भी आंसर निकल जाता है, कई बार, नॉट ऑलवेज. बट टिल देन यू नो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक. वो आपको एक पीस ऑफ द पजल को कंप्लीट करने में मदद करेगा. एक पीस ऑफ पजल कंप्लीट हो गई तो फिर लेटर पीस ऑफ पजल तक पहुंचना आसान हो जाता है. चलो ट्राई करो इसको, स्ट्रैटेजिकली अप्रोच फॉलो करो, राइट? इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू यू नो डू नॉट take the questions randomly, right? You should have a strategic approach to handle. So the judge asked the witness to speak in a dash manner to avoid any dash. तो मैं पहले blank पे start करती हूँ. तो कैसे witness को कैसे बोलने की कोशिश करेगा, और later part कहता है to avoid any, तो मतलब कोई confusion ना हो. तो मैं क्या कर सकती हूँ? avoid any confusion. मेरे को ये पहले hit कर गया, तो यानी कि हम नेक्स्ट पे चलते हैं. तो कंफ्यूजन वाला ऑप्शन हमारे पास ये है. क्लैरिटी तो ऑपोजिट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट फिट इन नहीं करता. अब हमारे पास क्लियर, डिस्ट्रैक्शन, ये तीन चॉइसेस बचती हैं. ठीक है?
तो अब यहाँ पर कैसे बोलना चाहिए कि कंफ्यूजन और क्लियरली बोलना चाहिए, राइट? सो ही शुड स्पीक इन अ क्लियर मैनर. लाउड तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? क्योंकि एम्बिग्विटी तो जब आप मरमर करके बोलोगे तब आएगी, तो इन दैट केस ये चॉइस भी एलिमिनेट हो जाती है. अब ब्रीफ क्विक बोलोगे तो उससे तो ब्रेविटी इज स्पीकिंग लेस, सो अगर ब्रीफ बोलोगे तो कंफ्यूजन आएगा, तो ये भी फिट नहीं करेगा. सो क्लियर एंड एम्बिग्विटी, वी विल गो फॉर बी एज द राइट आंसर, कि तुम क्लियर मैनर में बोलो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. तो एम्बिगुअस होता है अनक्लियर होना, राइट? तो नॉन एम्बिगुअस क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज क्लियर. So clear and ambiguity, I hope this is clear now. We'll go for B as the right answer. ठीक है, चलिए let's move to the next question, please. Try solving this question. This is typically one question checking you on multiple fronts of grammar, right? तो carefully evaluate करिए. यहाँ पे मल्टीपल रूल्स है, मैं आपको सारे रूल सिखाती भी जाऊंगी, पर आप एक बार अपना दिमाग लगा के काम करो क्वेश्चंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देखो ईच, ये मैंने प्रोनाउंस का रूल है, तो ईच इनडेफिनेट होता है, इसको आप सिंगुलर कंसिडर करते हैं, राइट? ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड नहीं होता, तो अगर ईच आप यूज करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, तो हमारा जो अग्रीमेंट होता है वर्ब का, अगर प्रोनाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर. तो यहाँ पर हैव इज रॉन्ग, करेक्ट क्या होना चाहिए था? हैज. सो यानी ए तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं था, इसमें गलती थी, राइट? सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग ईच, जैसे बोलेंगे, एक और एग्जांपल देती हूँ. ईच ऑफ द किटन्स इज डिफरेंट, तो दिस इज हाउ इट इज. अब बोलने में आप क्या करते हैं? आप अंग्रेजी में ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हो? सुनने में सही लगा, उसको करेक्ट मार्क करके आ गए. अब देखिए, ईच ऑफ द किटन्स आर डिफरेंट बोलिए, पढ़ने में सुनने में सही लगेगा, बट लॉजिकली बाय डेफिनेशन इट इज रॉन्ग. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. एवरीवन आर रेडी, सो अगेन दिस इज रॉन्ग. एवरीवन इज रेडी, ये आप ऐसा लिख लीजिए, वन बॉडी थिंग, ठीक है? अब इसके बाद नो एवरी सम, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, all these are singular, right? तो ये आपको याद करना आसान रहेगा. So everyone is ready for the trip. Again, this is wrong, so you can eliminate this. Neither nor, neither the teachers nor the student was informed, ये ठीक है. द कमिटी हैव डिसाइडेड, तो अगर कलेक्टिव नाउन है तो एक यूनिट की तरह बात कर रहे हैं. अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, एक यूनिट की तरह बात करते हैं, तो जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है. कलेक्टिव नाउन्स इफ दे आर वर्किंग एज अ यूनिट, यू यूजुअली कंसिडर द वर्ब टू बी सिंगुलर, क्योंकि एक टीम है, एक यूनिट है, एक कमिटी है, राइट? बोथ ऑफ अस, तो बोथ तो वैसे ही पता चल गया प्लूरल है, तो बोथ ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल होगा. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो वी नो हाउ टू चूज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना. अब यहाँ पे देखिए कैसे आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए, राइट? सो प्रैग्मेटिक का पहले मतलब पता होना चाहिए, वर्ड का मतलब पता होगा तो आप यूसेज को चेक कर पाओगे. सो प्रैग्मेटिक क्या है? प्रैक्टिकल है. अब मैंने आपके लिए एक स्टेप आसान कर दिया. अब प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखो कि कौन से पर्टिकुलर वर्ड कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल वर्ड, प्रैग्मेटिक वर्ड फिट इन बैठता है, राइट? लॉजिकल रहो, थोड़ा ओपन माइंड से करो. इट इज जस्ट नॉट नोइंग द वर्ड, ऑल्सो इट इज एट टाइम्स अप्लाइंग इट राइटली, वो भी बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. उसको आप अंडरमाइन मत करिए. सो अगर हम पढ़ना शुरू करें, शी हैज़ अ प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन दैट सरप्राइजेज एवरीवन. तो इमेजिनेशन प्रैक्टिकल कैसे हो सकती है? इमेजिन करना तो प्रैक्टिकलिटी से कोसों दूर है, तो ऑक्सीमोरोन हो गया, तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को साथ रख रहे हैं. यहाँ तो जस्टिफाइड नहीं है ना? जब आप इमेजिनेशन की बात करें तो इमेजिनेशन में तो प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं, सो दैट इज नॉट जस्टिफाइड, कैन गो आउट.
ही टुक अ pragmatic approach to solve the problem. हाँ, practical approach बी को हम रख लेते हैं। जब तक आप सारे ऑप्शंस एलिमिनेट ना कर लें तब तक फाइनल कॉल ना लें। ये एक स्टैंडर्डाइज रूल बना लीजिए अपने लिए कि टिल आई एक्सप्लोर ऑल द आंसर चॉइसेस, टिल आई एलिमिनेट ऑल द इनकरेक्ट ऑप्शंस, आई विल नॉट मार्क द फाइनल आंसर, राइट? इट्स अ बेसिक hygiene practice that you should follow for all the VA questions, right? All the verbal ability, reading comprehension questions. His thoughts were too pragmatic to be realistic. तो अगर practical होती तो realistic होती, यहाँ पे भी word fit in नहीं करता। A practical mistake caused the failure. तो again irrelevant usage है। The story was full of practical characters. Again कोई contextually practical characters कैसे हो सकते हैं ना? So approach practical हो सकती है। So B is the right answer. We will go for choice B. ठीक है? चलिए let's move to the next question now. Let's try solving it. फिलर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आपको मैं इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस करा रही हूँ कि आपकी बिल्कुल क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट्स में और आपको अप्रोच पकड़ में आ जाए। ये क्वेश्चंस आइडियली आपको एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं करने, ध्यान से करना है, धैर्य धारण करके करना है। मतलब मोनोटोनस होता है कंटिन्यूस होना, बेनल होना, इनवाइग्रेटिंग का मतलब होता है मोटिवेटिंग होना, हॉस्टाइल मैंने आपको बताया था दुश्मनी का भाव होना, राइट? एम्बिगुअस हमने सीख लिया, अनक्लियर होना, रिडंडेंट मतलब रेपिटेटिव होना। सारे वर्ड्स के आपको मतलब पता है। कोशिश करिए कि अब आप कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करें और देखें विच वर्ड इज राइट। चलो देखो, सो द मैनेजर स्पीच वॉज सो डैश दैट एवरीवन लेफ्ट द हॉल मोटिवेटेड। तो मोनोटोनस होगी, बोरिंग होगी, एक ही आइडिया बार बार रिपीट करेगा तो एवरीवन, हाउ वुड एवरीवन बी मोटिवेटेड, राइट? इनवाइग्रेटिंग का मतलब ही मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग स्पीच होती है, तो ये हम रख सकते हैं। हॉस्टाइल शत्रुता का भाव होगा तो लोग मोटिवेटेड थोड़ी फील करेंगे। एम्बिगुअस होगा तो लोग कंफ्यूज फील करेंगे। रेपिटेटिव होगा तो लोग बोर्ड फील करेंगे। सो इनवाइग्रेटिंग is motivating, right? I will write the meanings also for you, right? Monotonous is something which is continuous, same, take it, banal. Invigorating is inspiring, encouraging. हॉस्टाइल मैंने आपको बता ही दिया, एनिमिटी शत्रुता का भाव होना, ठीक है? एम्बिगुअस इज अनक्लियर और रिडंडेंट इज रेपिटेटिव, ठीक है? तो सारे वर्ड जो नए लग रहे हैं उनकी मीनिंग सीखते रहिए। वर्ड अगर familiar लग रहे हैं तो इट्स गुड, यू मस्ट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, राइट? आइदर ऑफ द वेज वोकैबुलरी को निरंतर काम करते रहिए, स्पेशली फॉर ओमेट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल। तो कहीं ऐसा ना करें कि वोकैबुलरी को लेकर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। वोकैबुलरी स्पेशली स्नैप के लिए वोकैबुलरी, ग्रामर, ठीक है, ईडियम्स, ग्रामर के टॉपिक्स हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है ना, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैंने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में कवर भी किया था, राइट? ये करिए, जरूर करके जाइएगा। दीज आर द मस्ट डू थिंग्स। वोकैबुलरी को दिन के नियमित तौर पे 15 से 20 मिनट दीजिए, राइट? ग्रामर अगर कोशिश कर सकते हैं 45 मिनट तक जा सकते हैं तो जाइए। 10 मिनट जैसा मैंने समझाया, 10-12 मिनट ईडियम्स को बहुत है। फिगर्स ऑफ स्पीच आप एक दिन 1 घंटा लगा के पढ़ लेंगे, सो यू शुड बी सॉर्टेड, ठीक है? चलिए एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको आ गए तो फिर स्नैप में आपका स्कोर कहीं नहीं गया। और वोकैबुलरी भी देखिए, आप देख ही रहे हैं डिफिकल्टी लेवल, वी आर नॉट गेटिंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हियर। मॉडिफायर का सवाल है, देखो, बीइंग अ टीचर, सो बीइंग अ टीचर द स्टूडेंट्स, बीइंग अ टीचर एक मॉडिफायर, क्या स्टूडेंट्स टीचर है? नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? बीइंग अ टीचर में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इसकी पोजीशन रेक्टिफाइड नहीं है। तो हु इज अ टीचर? स्टूडेंट्स तो टीचर नहीं है, हिम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सो इट्स अ मॉडिफायर क्वेश्चन, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में मॉडिफायर का क्वेश्चन किया था, इंपॉर्टेंट है, दोनों मॉडिफायर्स पढ़ के जाएंगे, मिसप्लेस्ड भी और डैंगलिंग भी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको वापस समझा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार क्विकली आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्या कहना चाहती हैं मैम। तो अगर मैं आपको बोलूं while sleeping the phone rang,
राइट। तो इस केस में देखिए वाइल स्लीपिंग किसको टच कर रहा है, फोन को। तो मॉडिफायर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस या क्लॉजेस या डिस्क्रिप्टिव टर्म्स आप बोल दीजिए। तो वाइल स्लीपिंग कौन सो रहा है, फोन तो सो नहीं सकता, फिर मैम कौन सो रहा है, सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये केस किसका हो जाता है, ये केस हो जाता है डैंगलिंग मॉडिफायर का, जहां पे मॉडिफायर तो है पर मॉडिफायर किस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो मिसिंग है। तो इस केस में क्या करते हो, आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देगा अगर सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आता है तो। जैसे यहाँ पे कैसे हो सकता था, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेक्ट कर सकते थे, वाइल आई वॉज स्लीपिंग और वाइल यू वर स्लीपिंग, वाइल दे वर स्लीपिंग। तो आपने जैसे ही एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेटर पार्ट की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, राइट। ये एक फ्रेज था, आपने इसको क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया आपने, फ्रेज को क्लॉज में, क्लॉज क्या होता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है, राइट। तो आपने क्या किया, while I was sleeping, तो दिस इज बेसिकली अ डिपेंडेंट क्लॉज। सो while I was sleeping the phone rang, so this is jangling modifier। और misplaced modifier क्या है, misplaced modifier में मॉडिफायर प्रेजेंट है बट जो टर्म उसको एक्सप्लेन करना चाह रही है वो उसके पास राइटली प्लेस्ड नहीं है, सो दैट्स मिसप्लेस्ड। जैसे बोरिंग एंड डल, I opted out of the meeting। तो इस केस में मीटिंग बोरिंग एंड डल है, तो इसको प्लेस किसके पास कर रखा है, आई के पास, तो यानी कि ये मिसप्लेस मॉडिफायर है। हम कहना क्या चाहते हैं, डल क्या थी, मीटिंग, तो करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए था, आई ऑप्टेड आउट ऑफ अ बोरिंग एंड डल मीटिंग। ठीक है। तो बाकी आप डिटेल में, आई एम श्योर अगर आपने होमवर्क की क्लास ली है तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स विक्रांत सर ने डिटेल में कवर करे ही हैं। एक बार स्पेसिफिक टॉपिक्स जो बार बार मैं आपको कह रही हूँ रिवाइज करते रहिए, ताकि देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा आपको, बस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन आनी चाहिए, इतना वो ज़रूर आपको टेस्ट करेंगे। तो लापरवाही ना बरतें कि भाई चल जाएगा हो जाएगा पढ़ के समझ लेंगे, राइट। आपको रूल बेस्ड काम है, देखिए बिना टेक्निकल अवेयरनेस के इन क्वेश्चंस पे आप बढ़िया नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। सो हमने अब कौन सा क्वेश्चन किया था पहले, हाँ, हमने 15th कर लिया था। चलिए अब हम 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाइसली। चलो, तो द न्यू पॉलिसी एम्स टू डैश द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। तो क्या करना चाहते हैं, बेटर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस को वो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, राइट। दे विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। सो कॉम्प्लिकेट तो बिल्कुल उलट हो गया, रिवोक मैंने आपको बताया स्ट्रीमलाइन, टू स्ट्रीमलाइन इज टू मेक द प्रोसेस सिंपलर। ठीक है ना। आप देखते होंगे कि कोई, आप अगर कभी आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है तो आपको मैनेजर्स बोलते होंगे जस्ट स्ट्रीमलाइन द थिंग सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो स्ट्रीमलाइन, डिसमैंटल तो तोड़ना होता है। तो जैसे वो आप लीगो के सेट्स नहीं बनाते हैं, मतलब आपने देखा होगा बच्चे बनाते हैं तो लीगो के सेट्स बनाते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं, पहले वो पूरा एक फिगर बन जाता है एंड देन दे ब्रेक इट, दैट इज डिसमैंटलिंग। कंसील इज टू हाइड, तो वो भी लॉजिकली फिट इन नहीं होगा, सो सी इज द राइट आंसर टू गो फॉर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस। देखिए, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, ऑडेशियस का मतलब होता है ब्रेव होना, बहादुर होना। ठीक है, ऑडेशियस सोल्जर्स के लिए आप ऑडेशियस यूज करते हो, तो बोल्ड विल बी द राइट आंसर। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होना। टिमिड क्या होता है, डरपोक। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कावर्ड। ठीक है, टिमिड। तो जो मीक, मीक कम बोले, बिल्कुल दूसरे की बात समझ ले, मतलब चुपचाप सुन ले। कॉशियस होना क्या होता है, केयरफुल होना। ठीक है, व्हेन यू आर बीइंग केयरफुल इन व्हाट यू डू। तो बोल्ड आप रख लेंगे। कंफ्यूज्ड तो आप नहीं पिक कर सकते। डल बोरिंग होगा, ठीक है, तो वो भी नहीं फिट इन होगा। सो व्हाट इज द राइट वर्ड, वी कैन गो फॉर सी एज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं एलिमिनेशन बहुत हेल्प करता है, तो आप श्योर हो जाते हैं। इट्स जस्ट दैट गिविंग अनदर 5-7 सेकेंड्स, 3-4 सेकेंड्स, कई बार तो इससे भी कम समय लगता है और आपने निश्चिंत होके आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो वो आपको 2-3-4 सेकेंड से आपकी एक्यूरेसी ट्रिमेंडसली बढ़ रही है, ये बात आप भूले ना, है ना। कई बार बच्चों को लगता है रिविजिट करेंगे, अच्छे से डायरेक्शन पढ़ लेंगे, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। टाइम खराब नहीं हो रहा, वो टाइम यूटिलाइज हो रहा है।
वो आपको बेटर एफिशिएंसी दे रहा है, बेटर एक्यूरेसी दे रहा है। फ्रूगल क्या होता है? जो बहुत कम पैसा खर्च करता है, राइट? ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लैविश। जैसे आपने अभी अंबानी की शादियां देखी होंगी, राइट? या रिसेंटली अभी देयर इज दिस वेरी पॉपुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड मंटेना, जो उदयपुर में एक रिसेंटली शादी हुई है, तो लैविश शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, राइट? जेनिफर लोपेज आई हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए हैं, उदयपुर में शादी हुई है, डेस्टिनेशन वेडिंग, खूब ताम झाम। सो दैट इज लैविश, ग्रैंड्योर, शानो शौकत के साथ होना, ठीक है, मैग्निफिसेंस के साथ होना। तो फ्रूगल का ऑपोजिट क्योंकि पूछा ना, एंटोनिम में तो ऑपोजिट पूछा, तो आप लैविश मार्क करके आ जाएंगे। बाकी सारे वर्ड सिंपल हैं, तो कई बार सिंपल वर्ड्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार ऑप्शन आपके सामने ऐसे फेंक देंगे जो आपके रीच के बियॉन्ड जाएंगे, बट आप केयरफुली कितना फोकस कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी ऑफकोर्स एक vocabulary.com, ये कुछ एप्स भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई वर्किंग फ्रॉम रेनन मार्टिन, वैसे तो आइडियली वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए, ग्रामर बिल्डिंग के लिए जैसे रेनन मार्टिन है, ऐसे ही वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस के लिए बहुत अच्छी किताब है, पर आपको फिर भी समय नहीं मिल रहा, यू जगलिंग लॉट ऑफ एग्जाम प्रेप, तो vocabulary.com, वर्ड अप, ठीक है, उसके बाद मेम्बीन, ये कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट, फॉर वोकेबलरी बिल्डिंग। देखिए, इनको ट्राई करते रहिए, मल्टीपल तरीके से कोशिश करिए कि आप 15-20 मिनट वोकेबलरी के लिए दें, स्पेशली क्योंकि ओमेट्स में तो नैया पार नहीं होगी अनटिल अनलेस यू आर वेरी गुड विद वोकेबलरी, ठीक है। सो आई होप फ्रूगल क्लियर है आपको। तो फ्रूगल होता है जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो ध्यान पूर्वक पैसे का पैसा इस्तेमाल करते हैं ना, वेरी समझदारी के तरीके से, कोई फालतू का खर्चा नहीं करते, राइट? कंजूस तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, नियर बाय हैविंग क्लियर अप्रोच टू स्पेंड मनी, नॉट स्पेंडिंग और गेटिंग इंडल्जेंट इनटू अननेसेसरी थिंग्स, राइट? तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लैविश। चलिए, सो इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। अनदर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, ट्राई करिए इसको, अच्छे से करिए, रूल्स सारे आपको पता होने चाहिए। अगर हो सके तो आप ना एक चीट शीट बना लीजिए ग्रामर की, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। So C will be the right answer. Reported speech, no inversion, right? So we can go for C as the right answer. Simple straight question था। चलिए, एनालॉजी भी पढ़ी। अब ये देखिए, अब मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ। वोकैबुलरी अगर आपको आती है तो कितने टॉपिक्स को ड्राइव करती है? एनालॉजी, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जैसे आप अभी कर रहे हैं ना, जो सेंटेंसेस वाला नहीं, पैराजम्बल्स वाला नहीं, आपको 4 वर्ड्स दिए, एक वर्ड उन 4 वर्ड्स की फैमिली में फिट इन नहीं होता, तो वो वाले क्वेश्चंस। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देख रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस ड्रिवन हैं बाय वोकैबुलरी, तो आप इतने सारे क्वेश्चंस को तो ताक पे नहीं रख सकते ना। ऑल दीज क्वेश्चन कैटेगरीज आर सिंपली डिफाइंड बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर वर्ड नहीं पता होगा तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे, राइट? सो होप डिस्पेयर का रिलेशनशिप निकालिए, राइट? एनालॉजी में क्या है, पहले इन दो वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप निकालिए, सिमिलर रिलेशनशिप ऑन द अदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंबल आप अप्लाई कर देंगे। एनालॉजी बोलिए, रिजेम्बलेंस बोलिए, सिमिलैरिटी बोलिए, कोई भी वर्ड क्वेश्चन स्टेम में इमर्ज करके आ सकता है आपके लिए। चलिए देखिए, तो मैं देखूं अगर इसमें होप और डिस्पेयर। सो डिस्पेयर क्या होता है? डिस्पेयर इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, ठीक है। डिस्पेयर क्या होता है कि व्हेन यू आर बेसिकली इन द सिचुएशन वेयर यू आर एब्सोल्युटली हैव लॉस्ट होप। सो डिस्पेयर इज होपलेस होना। मैंने सारी आसार छोड़ दिए हैं, मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी, उसको ना उम्मीद कहते हैं। तो मैंने क्या किया, देयर आर 2 स्टेप्स टू क्वेश्चन सॉल्विंग। पहले मैंने इन दो वर्ड्स का रिलेशनशिप डिराइव किया। तो रिलेशनशिप क्या है कि अच्छा, द रिलेशनशिप इज दे आर ऑपोजिट्स इन नेचर, राइट? तो करेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? करेज होता है बहादुरी दिखाना। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। करेज का ऑपोजिट इज जहाँ पे आप डरपोक हो रहे हो, जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, जहाँ पे आप ब्रेवरी नहीं दिखा रहे, जहाँ पे आप फियर शो कर रहे हैं, घबराहट है आपको,
डर है, शंका है, राइट? इस तरह के ऑप्शंस। तो आप एलिमिनेट करते जाते हैं। सपोर्ट तो नहीं मैच करता, एनर्जी भी नहीं करता, स्ट्रेंथ भी नहीं करता, ऑपोजिट पे जाना है, ठीक है? ब्रेवरी भी नहीं करता, तो फियर मैच करेगा। करेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फियर। और भी कोई सिमिलर फियर जैसा वर्ड फिट इन कर सकता था, बट आपने एलिमिनेशन से आसानी से वर्ड तक आप पहुंच गए थे, राइट? तो ध्यान रखिए, जितना आप अग्रेसिवली एलिमिनेशन का गेम खेलेंगे, राइट, जितना हो सकता है एलिमिनेट करिए। इट्स अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इट्स एन इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी, इट्स ऑलवेज इफेक्टिव, राइट? कई बार हम स्मार्ट इन एलिमिनेशन से भी नहीं, ऐसी भाई हमारा दिमाग चल रहा होता, हमें नहीं एग्जैक्ट ऑप्शन पता होता, आंसर पता होता, but if we keep on eliminating effectively, we are able to solve the questions in a very nice fashion, ठीक है? तो कई बार निकल आते हैं हम ऐसी स्थिति से। अब ऐसा नहीं है कि मीनिंग ही नहीं पता होगा तो क्या कर पाएंगे, बट फिर भी अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाते हो, ऑप्शंस को इंटेलिजेंटली एक्सप्लोर करते हो, इफेक्टिव एलिमिनेशन करते हो, तो जो आपका ओवरऑल गेम है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, राइट? सो आई होप यू एंजॉयड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस और आपको लर्निंग मिली। क्विक क्वेश्चंस आएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दैट ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू, राइट? बाकी मैंने आपको ग्रामर की बुक्स भी रेकमेंड कर दी हैं, ऐप्स भी रेकमेंड कर दिए, राइट? सो मेरे कुछ सजेशंस आपको यही रहेंगे कि जितना हो सके आप वोकैबुलरी पे नियमित तौर पे काम करते रहिए, राइट? पैराजम्बल्स करते रहिए, ग्रामर के टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा ही करिएगा। पैराजम्बल्स बहुत आसान आएंगे, तो अगर आपने कैट के लिए बहुत मेहनत कर ली है तो स्नैप पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली, वेरी ऑनेस्टली, इफ यू हैव attended even the classes, you will be in a very comfortable position to solve the parajumbles which you get in snap। कोई बहुत खास विशेष मुश्किल होती नहीं है इन क्वेश्चंस में। ग्रामर आपके लिए इंपॉर्टेंट, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल जितने क्लियर होंगे उतना फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? जब भी प्रैक्टिस करें, स्पीड का खास ध्यान रखें। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन क्विकली, बट ऑफ कोर्स ध्यान रखना है कि आप ऑप्शन कोई मिस नहीं कर रहे और क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा पूछ लेते विच इज नॉट द राइट एंटोनिम, राइट? तो कई बार क्वेश्चन ही हमने डिकोड नहीं किया क्लियरली और उलट आंसर मार्क करके आ गए। वो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, गलती ना करें, राइट? क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस इन आरसी, एंड इट इज द राइट वे टू रीच टू द राइट आंसर। जब आप क्वेश्चन को बाईपास करते हैं या क्वेश्चन स्टेम इंस्ट्रक्शन को लेकर लापरवाही रखते हैं, तो खामियाजा आपको नंबर गवा के ही भुगतना होता है, एंड दैट्स अगेन अ सिचुएशन वेयर वी वुड नॉट लाइक आवरसेल्व्स टू बी इन, राइट? हम क्यों चाहेंगे कि हमारे मार्क्स लूज हो? बाकी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिए नया है, इसके 1 या 2 सवाल देखने को मिलते हैं, राइट? स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस भी आते हैं एक आधे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इनको ध्यान में रखिएगा, राइट? ये आपके सामने लिस्ट होनी चाहिए कि अच्छा ये सारे टॉपिक्स हैं, और अपने डेली रूटीन में देखिए कि आप इन टॉपिक्स को कैसे असिमुलेट कर रहे हैं, ताकि आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे। अब ईडियम्स फ्रेजेस के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी। जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरा एरिया वीक है, उस पर काम करिए, ईमानदारी से काम करिए कंसिस्टेंटली। रोज आपको किस एरिया पे काम करना है? वोकैबुलरी पे, ग्रामर पे, और ईडियम्स फ्रेजेस रिवाइज करते रहिए, राइट? बाकी ग्रामर भी अगर आप फंडामेंटली एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो जैसे 7 सुरों से आपका बनते हैं ना गीत, वैसे ही है। देयर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, उससे किसी भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया, 50 सवाल कर लो, 200 कर लो, 1000 कर लो, 2000 कर लो। सिमिलरली एक बार आपको ग्रामर के रूल पकड़ में आ गए, इट्स नॉट डेफिनेशंस। तो ग्रामर जब पढ़े ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन को रट्टा मारने से अच्छा है कि आप एप्लीकेशन सीखें, राइट? क्योंकि क्वेश्चन तो एप्लीकेशन फ्रंट पे आएगा, तो अगर आपका एप्लीकेशन पुअर होगा तो फिर तो पूरा गेम ही बिगड़ गया, राइट? सो वर्क मोर ऑन एन एप्लीकेशन पार्ट। यही हमारे जो सिस्टम में फ्लॉ है, जो हम स्कूल में भी लर्निंग करते हैं, वो ज़्यादा डेफिनेशन रट्टा के फॉर्म में होती है। एप्लीकेशन वाला पार्ट हमारा वीक रहता है। तो मेरे को आपको बार बार यही रेकमेंड करना है कि जब भी ग्रामर पढ़े, रूल सीख रहे हैं अच्छी बात है, एप्लीकेशन सीखे तो थोड़ा लॉजिक ड्राइव करें। ग्रामर ना रट्टा नहीं है, ग्रामर इज लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है? हमें क्या लगता है कि ग्रामर तो रट्टाबाजी है, इट इज जस्ट प्लेन क्रैमिंग ऑफ द रूल्स। नो, इट इज वेरी लॉजिकल इन अप्रोच, राइट? तो अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा तो क्वेश्चन पकड़ने आसान होंगे। लॉजिक नहीं समझ में आएगा या आप रट्टा मार के काम करेंगे, तो जो सवाल आप 10-20 सेकंड में कर सकते हैं, या तो गलत कराएंगे या ज़्यादा समय दे देंगे, या आपको उलझ जाएंगे। तो कोई भी सिचुएशन जो हमारी बेहतरी में ना हो, हम उसमें ना फंसें, तो हमारे लिए बढ़िया ही है, ठीक है? बाकी जितने मॉक्स दे सकते हैं आप, सैम्पल मॉक्स क्रिएट कर लीजिए खुद ही, 15 सवाल, 20 सवाल
जब आपको समय मिल रहा है एक गो में करते रहिए, ताकि दिमाग स्विच करे फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर। वो इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक क्वेश्चन ए किया, एक टाइप का, बी दूसरे टाइप का, सी तीसरे टाइप का, 10 एक जैसे टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं तो यू नो योर माइंड इज रिलैक्स। बट व्हेन यू स्विचिंग इन बिटवीन द क्वेश्चंस, दैट्स रियली यू नो something which you have to make yourself ready, right? So this brings us to the end of the discussion. I hope you enjoyed solving the questions here. Keep working hard, stay consistent. I wish you all the success in your upcoming exams. God bless you. Vijay Bhav.